इससे पहले 2017 में वर्ष 2017 आप सबको याद होगा, वो भी बड़ा बहुचर्चित मामला था। मध्य प्रदेश एटीएस की टीम ने अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश करते हुए आईएसआई के 11 संदिग्धों को, जो आईएसआई से जिनके साथ जुड़े हुए थे, गिरफ्तार किया था। इसमें एक बीजेपी आईटी सेल का भाजपा के नेताओं सहित 4 करोड़ के वित्तीय घोटाले एवं टेरर फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया था। इन फंडिंग से मिले पैसों से आतंकी हथियार आदि खरीदते थे, जिसका इस्तेमाल देश में तैनात सुरक्षा बलों के विरोध में होता था। वो भी भाजपा के निकले थे। इसी प्रकार ये केवल पदाधिकारियों तक की सूची सीमित नहीं। भाजपा संगठन में केवल ऐसे लोग पदाधिकारियों तक सत्तासीन नहीं हो रहे या पदासीन नहीं हो रहे, ये पदासीन के साथ साथ चुनाव लड़ाने की भी, इनमें से कई चुनाव लड़ाया गया। उदाहरण के तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने मसूद अजहर, आपको याद होगा मसूद अजहर, वही थे जिनको भाजपा की जब सरकार थी केंद्र में, तो जो छोड़ा गया था उस समय काबुल के अंदर। इनके शागिर्द मोहम्मद फारूक खान को स्थानीय चुनाव में श्रीनगर वार्ड नंबर 23, श्रीनगर आप नोट कर लें, वार्ड नंबर 23 से टिकट दिया था, जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट एवं हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य भी थे। ये उसका सदस्य रह चुका था। ये जो मोहम्मद फारूक खान है, ये जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हरकतुल मुजाहिदीन का सदस्य रह चुका था। ऐसे लोगों को, जो देशद्रोही लोग हैं, राष्ट्रद्रोही, देश के गद्दार जो लोग हैं, जिन्होंने हर प्रकार से हमारे देश के विरोध में षड्यंत्र साजिश रचने के काम किए, ऐसे लोग पदासीन कैसे हो पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में? हमें भी बड़ा अफसोस है, क्योंकि वो एक राष्ट्रीय पार्टी है और आज देश की सत्ता में। देश के लोग भी इसमें बड़े दुखी हैं कि ऐसे लोग भाजपा के संगठन में पदों को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। और मैंने जैसे कहा कि भाजपा के लिए भी बहुत बड़ा चिंतन का और मंथन का ये विषय होना चाहिए। तुरंत उनको, जो मैंने शुरू में बात करी, तुरंत भारतीय जनता पार्टी को कोई ना कोई अंदरूनी जांच समिति बनानी चाहिए राष्ट्रीय स्तर पर, और अपनी कार्यकारिणी की बैठक बुला के, चाहे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, उस स्तर पे भाजपा को इस पे विचार करना चाहिए। क्योंकि एक और हमारी सोच है, और आप जानते हैं कि देश तलवार से नहीं टूटता। कोई भी देश तलवार पर, देश दुनिया का इतिहास ये बताता है, तलवार के दम पर गुलाम तो कोई देश बनाया जा सकता है, लेकिन तलवार से देश नहीं टूटा। विचार से देश टूटा। नफरत की विचारधारा और नफरत की, जैसे मैंने शुरू में कहा, हमारा मानना है कि नफरत की विचारधारा, नफरत से नहीं मगर राष्ट्रप्रेम की विचारधारा से नफरत की विचारधारा को हराया जा सकता है। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, भाई भाजपा के लोग कहते हैं, भाजपा के नेता कहते हैं कि हमें जानकारी नहीं थी, इतने आतंकवादी कैसे घुस गए भाजपा में, हमें इस बात की जानकारी नहीं। जब वो अपना घर सुरक्षित रखने में ही असफल हो रहे हैं, तो देश में आतंकवादियों को बाहर करने में कितना वो सफल होंगे, जब उनका घर ही, उनको जानकारी नहीं है। अगर उनकी बात भी एक मिनट के लिए हम माने तो वो जानकारी नहीं थी, तो वो अगर इतने अपने घर को ही सुरक्षित रखने में
असफल साबित हो रहे हैं, तो देश राष्ट्र सुरक्षा, इस राष्ट्र को सुरक्षा देने में वो कितने असफल हो रहे होंगे, इसका अंदाजा आप हम लगा सकते हैं। और ये कोई भाजपा के पास कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर भी नहीं, जैसे ओरिन की टिक्की आती थी, वॉशिंग पाउडर निरमा, कि जैसे देश के बड़े बड़े नामी भ्रष्टाचारी ईडी सीबीआई के मुकदमे जो झेल रहे थे, वो भाजपा में जाते ही वो साफ हो जाते थे, उनके सारे दाग धुल जाते थे। तो देश के गद्दार, इस प्रकार के आतंकवादी, वो क्या भाजपा के पास कोई ऐसा, कोई रिन की टिक्की या कोई ऐसा वॉशिंग पाउडर है जो कन्हैया लाल उदयपुर हत्याकांड से लेकर और लश्कर तोयबा, जम्मू कश्मीर, और जो मैंने सारे तमाम उदाहरण दिए साथ, इस प्रकार के आतंकवादी वो भाजपा में पदासीन होते ही क्या वो आतंकवादी नहीं कहलाएंगे? ये बड़े आज गहन सोचने की। और आखिरी मैं बात, आखिरी पॉइंट रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं आग्रह करूंगा उसके बाद आदरणीय हमारे प्रभारी जी से, रघु शर्मा जी से, वो अपनी बात रखेंगे। एक और जो गुजरात से जुड़ी हुई बात है, टेररिज्म से जुड़ी हुई एक बात है, नार्को टेररिज्म। नार्को टेररिज्म का भी जो खतरा देश में मंडरा रहा है, बड़ा संवेदनशील मामला है, क्योंकि घरों को बर्बाद कर देता है। एक बच्चा बर्बाद हो गया, पीढ़ियां बर्बाद हो जाती है, नस्लें बर्बाद हो जाती है, घर बर्बाद हो जाती है। आज देश के बहुत से प्रदेश, इसमें पंजाब शामिल है, दिल्ली शामिल है, हरियाणा शामिल है, बहुत बड़े बड़े प्रदेश, देश के युवा पीढ़ियां आज ड्रग्स की चपेट में, नशे की चपेट में आ रही हैं। लेकिन चिंतनीय बात यह है कि नार्को टेररिज्म से जोड़ के मैं नार्को टेररिज्म को ले रहा हूं कि जो हिंदुस्तान में जो ड्रग्स आ रही और जो चेक पकड़ी जा रही है, वो मुख्यतः गुजरात के तट पे जो पोर्ट से, और कोई छोटी मोटी चेक नहीं पकड़ी जा रही। आप जानते हैं 3 टन सितंबर 2021 में मुंद्रा पोर्ट में कीमत 21,000 करोड़। एनआईए में खैर उसकी चार्जशीट दाखिल की गई, बताया गया कि ये ड्रग दिल्ली के वेयर हाउस में स्टोर की जानी थी। तार पंजाब ड्रग माफिया से भी जुड़े हुए हैं। कांडला पोर्ट में 350 किलो हेरोइन, ग्रामीण किलो, अप्रैल 2022 में कीमत 2,000 करोड़। ये क्या हो रहा है इसको लेके देश, क्योंकि इसमें भी आपने देखा होगा कि इसके तार जो जांच, इसमें प्रारंभिक जांच की जो एनआईए के माध्यम से जो रिपोर्ट आई, इसके तार भी एक्यूज्ड हैड लिंक्स विद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स, पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स एनआईए। जैसे ये जो अभी पीछे देश में दर्दनाक आतंकवादी घटनाओं में देशद्रोही गद्दार जो पकड़े गए, उनके तार पाकिस्तान से जुड़े होने की भी खबरें आ रही है। ऐसे ये ड्रग जांच की, जो ड्रग के जो बड़े बड़े 6 गुजरात में कोर्टों में पकड़े जा रहे हैं, इनकी भी पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप से इनके तार जुड़े होने की। तो ये किस प्रकार की सुरक्षा का वातावरण, और ये कौन सी जो है विचारधारा देश में चल रही है, ये सारे प्रश्न उठते हैं। मैं अपनी बात समाप्त करते हुए आग्रह करूंगा, हमारे जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के देश के वरिष्ठ नेताओं में जिनकी गिनती होती है, उनसे आग्रह करूंगा, हमारे प्रभारी जी रघु शर्मा जी से, वो अब आगे की बात करें।
गुजरात के बॉर्डर पे ही उदयपुर है और मैं भी राजस्थान का रहने वाला हूँ। जो घटनाक्रम हुआ उसने पूरे इंसानियत को शर्मसार किया। ऐसा दर्दनाक हादसा मैं समझता हूँ मानवता पे इतना बड़ा कलंक है। पूरा राजस्थान, पूरा देश इस घटना से चिंतित भी हुआ। सवाल ये है कि इसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान में राजनीति करने की कोशिश की। किरदार चार है। एक जिसकी हत्या हुई वो कन्हैयालाल, भारतीय जनता पार्टी का आदमी। हत्या जिसने की वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी। मोर्चा जो निकाल रहे पूरे राजस्थान में वो भारतीय जनता पार्टी के लोग। और चौथा किरदार है सरकार का। वो हमारी सरकार है। संवैधानिक ड्यूटी हमारी निभाने की हमने जिम्मेदारी पूरी की। 3 घंटे के अंदर सारे अपराधियों को अरेस्ट कर लिया गया। जो पुलिस की लापरवाही रही उनके खिलाफ एक्शन लिया गया, सस्पेंड किया गया उनको। फास्ट ट्रैक अदालत में ये केस चले और चल रहा है। जिस ढंग से ये हत्या करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, उसके जितने साथियों को तत्काल गिरफ्तार किया गया, कोई गुंजाइश बचती नहीं। मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए वहां। उसके बाद तो बीजेपी के नेताओं को भी जाना पड़ा। लेकिन सरकार अपना संवैधानिक दायित्व एक तरफ निर्वहन कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी क्या कर रही है? अरे जिसकी हत्या हुई वो तुम्हारी पार्टी का आदमी, जिसने हत्या की वो तुम्हारी पार्टी का आदमी। गुलाब चंद कटारिया जी जो हमारे राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष हैं, मैं उनके दामाद को भी जानता हूँ, उनको भी जानता हूँ। उनका भी एक वीडियो आया सामने और वो कह रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि मुझे अफसोस है, वो ये कह रहे कि एनआईए मेरी भी जांच करे। मतलब आप हिम्मत की बात देता हूं उनकी, वीडियो जारी करके कह रहे हैं कि एनआईए में हिम्मत है तो मेरी भी जांच कर ले। इसका मतलब एनआईए में हिम्मत नहीं है ना। एनआईए ने उनसे कुछ पूछा है? भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल पदाधिकारी है वो, और उनका परिवार आसीन में रहता है। कत्ल करने वालों का परिवार से सालों से उस आदमी का कोई नाता नहीं है। परिवार ने इसलिए दूर कर दिया, उसकी गतिविधियां संदिग्ध है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे का पदाधिकारी कैसे बना? भारतीय जनता पार्टी ने स्क्रीनिंग छोड़ दी क्या? कोई आदमी पदाधिकारी बन सकता है बीजेपी का? एक शर्म आने वाली घटना पर आज भी मुझे अफसोस है। जयपुर का स्टैच्यू सर्किल हो, राजस्थान का कोई शहर हो, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। किसके खिलाफ पढ़ रहे हो भाई? सरकार अपना दायित्व पूरा कर रही, तुम्हें तो पश्चाताप के लिए हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए। तुम्हारी पार्टी जिस तरह का खेल नफरत का पैदा करने के लिए देश में कर रही है नाटक, उसके लिए आपको पश्चाताप करना चाहिए। आज देश की सत्ता में आप बैठे हो, एनआईए आपने भेजा है। मुझे ये कहना चाहिए इस टाइम कि एनआईए राजस्थान सरकार की जो कार्रवाई हो रही है उससे न केवल संतुष्ट है, बल्कि एनआईए को पूरी सरकार हमारी सहयोग कर रही है। अब फास्ट ट्रैक अदालत में इन मुजरिमों को राजस्थान में तो सजा मिल जाएगी, ये मेरा भरोसा है। लेकिन देश में जो घटनाएं अभी आपको ऊपर साहब ने बताई, उस पर भारतीय जनता पार्टी की खामोशी देश को चिंता में डालने वाली है कि नहीं है, ये पूरे देशवासियों के सामने आज एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ड्रग्स राज गुजरात में पकड़ी जा रही है। सरकार ये डबल इंजन की सरकार की बात करते हैं, ये डबल इंजन सरकार है गुजरात के अंदर। फिर क्यों बार बार गुजरात में ही ये सब पकड़े जा रहा? देखिएगा, यह बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग परेशान है। ऐसे में ये नशा गुजरात के माध्यम से देश में जा रहा है, क्या ये बीजेपी के लिए चिंता की बात नहीं? हर बात का लिपापोती करना, हम तो ये मांग करना चाहते हैं कि चाहे देश के अंदर ये जो बीजेपी का कनेक्शन
जगह जगह भारतीय जनता पार्टी के साथ टेररिस्ट का साबित हुआ है। इस पर बीजेपी को खुद आना चाहिए आगे आके। राष्ट्रीय पार्टी है, देश के अधिकांश राज्यों में सत्ता में है। जब आतंकवाद पे आप बहुत ज्यादा चिंता व्यक्त करते हो तो आप खुद सारी स्थितियां बीजेपी को आगे आके स्पष्ट करनी चाहिए कि हमारा क्या लेना देना है, कैसे बीजेपी का पदाधिकारी बन गया। जवाब भी जो दे रहे हैं वो आश्चर्यजनक जवाब बीजेपी के जिम्मेदार नेता इन मामलों में दे रहे हैं। कोई स्पष्टीकरण मेरी नजर में है नहीं। ये अपराध है और अपराध के किरदार भी बीजेपी के लोग हैं। और फिर भी देश में जगह जगह मोर्चा, प्रदर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ ये इस बात को साबित करता है कि हम अपराध भी करेंगे और नफरत भी फैलाएंगे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। राजनीतिक रोटियां सेकना बीजेपी को इन मुद्दों पर मेहरबानी करके बंद करना चाहिए। देश चिंता में आज। और एक व्हाइट पेपर ये जो जितना भी नशे की खेत पिछले कई महीनों से लगातार हर महीने गुजरात के कोर्ट में पकड़ी जा रही है, इसकी सच्चाई से भी देश की जनता को अवगत कराना चाहिए। थैंक यू। रघु शर्मा जी, जिस तरह आपने बात की अभी, तो भाजपा ये जो पूरे मुद्दे उठा रहा है नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद, जिस तरह के नुपुर शर्मा के स्टेटमेंट के बाद जिस तरह देश में जो माहौल खड़ा हो चुका है, तो भाजपा इस चीज़ को लेकर क्यों ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है? इस तरह के लोग आप सामने आए तो ये आपका क्या सोचना है, पार्टी क्या सोचती है? आप बताइए मेरे को, नुपुर शर्मा कौन सी पार्टी की पदाधिकारी है? ये जिसका कत्ल हुआ ये कौन सी पार्टी का आदमी है? जिसने कत्ल किया वो कौन सी पार्टी का आदमी है? इससे बड़ा कनेक्शन क्या होगा? और यही शर्मनाक पहलू है इन घटनाओं की सच्चाई का कि पहले आप बयान देते हैं भड़काऊ, फिर एक आदमी ट्वीट करता है और फिर उस ट्वीट करने वाले को धमकी दी जाती है। सब किरदार बीजेपी के हैं और कत्ल हो जाता है। और जिस नृशंस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया जाता है, उससे कौन सी आंख नफरत की फैलाने की साजिश है बीजेपी की? मैं तो सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि तीनों बीजेपी के आदमी हैं। फिर देश की जनता को आप गुमराह क्यों कर रहे हो? आप किसके लिए मोर्चा निकाल रही बीजेपी? देश में शांति चाहिए, भाईचारा चाहिए, नफरत से बचना है, तो फिर इसके ऊपर आप अपनी स्थिति स्पष्ट करो। तो क्या आप मानते हैं कि जिस तरह गुजरात में चुनाव आने वाले, तो ये राजकीय जो जिस तरह के मतों की राजनीति करना या फिर चुनाव का बेनिफिट लेना, ऐसा कुछ भाजपा की? आप मुझे एक बात बताइए, हमारी पार्टी से जुड़े हुए एक विधायक जिग्नेश मेवानी, प्रधानमंत्री जी यहाँ आए, उनका अपना प्रदेश है, उन्होंने एक ट्वीट कर दिया कि आप गुजरात के धरती पे आए हो, यहाँ पे 2-3 जगह सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं घटित हुई, और उन्होंने ये कहा कि आप आते प्रोग्राम तो कर ही रहे हो, लेकिन आप गुजरात प्रदेश की जनता को अपील करके चले जाओ कि गुजरात में अमन और चैन बना रहे और शांति बनी रहे। क्या हुआ उसका असर? रात के अंधेरे में 2 बजे केस दर्ज हुआ आसाम के अंदर। आसाम तो प्रयोगशाला बन चुका ना, चाहे किसी प्रदेश की सरकार गिरा दी हो, चाहे किसी प्रदेश के विधायक को, क्या गुजरात में गुजरात की पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती थी? क्या मैसेज देने के लिए रात के अंधेरे में 2 बजे जिग्नेश मेवानी को यहां से उठाया गया, अरेस्ट किया गया और अपराध किया गया उनका, और उनको आप जिस तरह से आसाम लेके गए, ये अपने आप में सबूत है कि आपको देश में अमन और चैन से कोई वास्ता नहीं है, भाईचारे से कोई वास्ता नहीं है, सद्भाव से कोई वास्ता नहीं है। ये आप गुजरात में हुआ है तो आपको मालूम है। थैंक यू वेरी मच।